तो जैसी आशंका जताई जा रही थी कि इस्लामाबाद अकॉर्ड, ये जो पीस टॉक्स हैं, बहुत ज्यादा फुलफिल होती हुई नजर नहीं आ रही थी। शुरुआत से ही सभी लोग स्केप्टिकल थे क्योंकि दोनों ही पार्टियां पहले से प्रीसेट कंडीशंस रख रही थी और कोई भी झुकने को राजी नहीं था। और 21 घंटे से ज्यादा की बातचीत चली, लेकिन उसके बावजूद भी ये पीस टॉक जो है वो डीरेल हो गई, विफल हो गई। अब इसके बाद आगे क्या क्या कुछ होता नजर आ रहा है कि सेकेंड राउंड ऑफ किस तरह की बातचीत की कोशिशें तेज हो गई हैं और इससे अब ये जंग कहां जाती हुई दिख रही है। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक इंटरनेशनल पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। मेजर जनरल अरविंद भाटिया, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ हिंदुस्तान से जुड़ेंगे। फखर यूसुफजई, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमीत माकोडे हमारे साथ अध्यक्ष हैं, A4H अमेरिका से जुड़ रहे हैं। सैयद आसिफ रिजवी, मिडल ईस्ट एक्सपर्ट, हमारे साथ ईरान से जुड़ रहे हैं। आसिफ रमीज दाऊदी हमारे साथ फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट, सऊदी से लाइव हैं। और अखिल पराशर, चीन मामलों के जानकार, हमारे साथ चीन से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले फखर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी माना जा रहा था डिप्लोमेटिक फील्ड में कि अगर ये पीस टॉक्स कामयाब हो जाती तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए भी एक मुल्क के तौर पर ये बहुत बड़ा कामयाबी के तौर पर देखा जाता। तो एक डिरेलमेंट कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए भी सेटबैक है और पूरी दुनिया के लिए तो है ही, जाहिर तौर पर, क्योंकि हर कोई चाहता है कि जंग अब खत्म हो। थैंक यू वेरी मच मिनाज एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। असल में इससे पहले भी ये बात हो रही थी, वो पाकिस्तान की कोई बात कर रहा हो या वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग बात कर रहे हो, कि ये शुरुआत जरूर है लेकिन ये एंड नहीं है। और इवन जो इस्माइल बकाई साहब हैं, जो स्पोक्स पर्सन है ईरान फॉरेन ऑफिस के, उन्होंने भी कहा कि ये जो मुज़ाकरात है, डायलॉग्स है, ये खत्म नहीं हुए और ना एक दफा से ये खत्म हो सकते हैं और ना एंड हो सकती हैं चीजें, ये चलती रहेंगी क्योंकि डेडलॉक जरूर है। बहुत सारी ऐसी चीजें अमेरिका ने और इसके साथ साथ ईरान ने एक दूसरे के सामने रखी थी और बहुत दूरियां हैं, मतलब 40 रोजा रही है। उसके बाद ये डायलॉग्स हुए हैं। 25 घंटे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस वेटरकॉप साहब, जो एडवाइजर हैं, और एक बहुत हाई लेवल डेलीगेशन ईरान का, ये मौजूद रहा। गो के ये एक बड़ी अहम चीज थी कि दोनों टेबल पर आके बैठे हुए हैं और ये चाह रहे थे कि किसी तरीके से ये पीस का जो प्रोसेस है ये आगे बढ़े। अनफॉर्चुनेटली वो चीज नहीं हुई, एग्रीमेंट नहीं हुआ। कुछ चीजों के ऊपर वो एग्री हुए लेकिन कुछ के ऊपर डिसएग्रीमेंट रही। खास तौर पे जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट है यूरेनियम की, उसके हवाले से, और इसके साथ साथ जो सैंक्शंस है $120 बिलियन के जो एसेट्स फ्रीज है ईरान के, उस पर भी फिलहाल डेडलॉक मौजूद है। स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के ऊपर शायद कोई मतलब क्लैरिटी थी और वो ईरान भी उस पर एग्री था कि ठीक है भाई, हम इसको बंद नहीं कर रहे, एक इंटरनेशनल रूट है, ये पूरी दुनिया को कनेक्ट करता है। लेकिन मैं कहूंगा कि शायद ये यहाँ पे तो इस्लामाबाद में, क्योंकि जो अमेरिकन डेलीगेशन है, आप सब सवेरे उन्होंने अपनी वापसी की है वॉशिंगटन के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि इसका एक और फेज होगा, अभी नहीं कुछ दिनों में हो, क्योंकि 14 डेज का सीज फायर ऑलरेडी दोनों तरफ से हो चुका है और उसके बाद फिलहाल तक तो कुछ अमन मिला है दुनिया को, लेकिन आगे इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। उसकी वजह यह कि अमेरिका के अपने भी बहुत सारे इश्यूज हैं, क्योंकि ईरान को भी बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। बहुत सारे लोगों की जानें गई हैं, इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन ईरान की जो चीजें हैं, मेरे ख्याल में वो गलत नहीं है कि उसके ऊपर सैंक्शंस अगर 10, 15, 20 सालों से लगी हुई है तो उसको हटा दिया जाए। बाकी जहां तक न्यूक्लियर की बात है तो मेरे ख्याल न्यूक्लियर के ऊपर तो इससे पहले भी बहुत सारी बातचीत हुई थी, ओमान में हुई, टर्की में हुई, उसके बाद यूरोप में हुई। अगर उसको देखा जाए तो सिर्फ उस एक चीज की वजह से अगर इसको खत्म किया जा रहा है या डेडलॉक है, तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए था। बाकी चीजों पे तो एटलीस्ट हो सकती है, जो होनी चाहिए, और ईरान बार बार उसका जिक्र कर रहा है कि आप हमारे साथ कम से कम हमारे ऊपर सैंक्शन या बाकी चीजें जो हमारी इकोनॉमी जिससे खराब हो रही है, हमारे लोगों को नुकसान हो रहा है, हमारी कंपनीज को, एक ऑयल रिच कंट्री है, गैस मतलब प्रोवाइड कर सकता है, और दुनिया में इस वक्त बहुत बड़ी क्राइसिस चल रही है। सो के डोनाल्ड ट्रंप साहब क्योंकि एक अनप्रिडिक्टेबल आदमी, हम पहले भी बात करते रहे, सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर को कोई बात करते हैं, शाम को कुछ और कहते हैं, लेकिन उनको भी ये पता है कि आगे ये जंग नहीं चल सकती, एंड करना पड़ेगा इन चीजों को, किसी न किसी, कुछ ईरान की माननी पड़ेगी और कुछ ईरान को अमेरिका की माननी पड़ेगी। बिल्कुल फखर, लेकिन कहा तो ये भी जा रहा था, जरा इस पर मैं अखिल से बात करती हूँ, चीन से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। अखिल, कहा जा रहा था कि इस पूरी टॉक के पीछे इस्लामाबाद एक वेन्यू है, वो एक वेन्यू प्रोवाइडर है
दरअसल पीछे बिहाइंड द सीन ये सब कुछ चीन एग्जीक्यूट करवा रहा है और चीन जानबूझकर नहीं चाहता था कि वो फ्रंट पिक्चर में आ गया है, क्योंकि अगर बातचीत विफल रहती है तो भाई ठीक है, इस्लामाबाद अकॉर्ड है, इस्लामाबाद टॉक्स फेल हुई हैं, चीन का कोई लेना देना नहीं था। जी बिल्कुल। आप जानते होंगे कि ये जो कल जो बैठक हुई थी इस्लामिक टॉक्स, इसकी जो नींव है वो तब डली थी जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशहाक डार जब वो बीजिंग आए थे पिछले महीने, और जब वांगी के साथ मुलाकात की तो उसके बाद फिर सभी के सामने एक सार्वजनिक रूप से ये ऐलान किया कि 5 पॉइंट्स इनिशिएटिव लिया जाएगा और अमेरिका और ईरान को टेबल पर लाया जाएगा, और ये जो तनाव चल रहा है, जो संघर्ष चल रहा है, उसमें नरमी बरती जाएगी और सीज फायर करवाया जाएगा। तो ये बात सही है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो चाइना है वो एक बैकअप सपोर्टर रहा है और वो एक गारंटर रहा है इस टॉक्स का। और ये मानता हूं कि जो पाकिस्तान है वो तो जस्ट एक वेन्यू है, लेकिन हाँ, इसमें जो सपोर्ट है वो चाइना का रहा है, क्योंकि चाइना बिल्कुल चाहता है कि ये जो संघर्ष है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए, जो तनाव है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए, क्योंकि उससे न केवल पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी बल्कि चाइना की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा असर उस पर पड़ रहा था और पड़ ही रहा है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये पिछले 20-25 दिनों में चाइना के अंदर जो पेट्रोल के जो दाम है, जो डीजल के दाम है, वो काफी बढ़ के 3 बार रिवाइज हुए हैं। आज यहाँ पर जो एक पर लीटर जो पेट्रोल के जो दाम है वो करीब 10 पौने 10 RMB पर लीटर के हिसाब से हो गया है, जबकि आज से 20-25 दिन पहले करीब 7.2 RMB पर लीटर था, आज वो 10 के आसपास पहुंच गया है। और जो जो कीमतें हैं वो काफी महंगी हो रही है। तो क्योंकि देखिए, मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान के लिए तो सेटबैक है ही, ये चाइना के लिए भी बड़ा सेटबैक है, जिस तरीके से ये जो ये टॉक्स है ये असफल रही और किसी भी समझौते पर नहीं पहुंचे दोनों ही पक्ष। तो डेफिनेटली अब ये काफी मतलब सभी के लिए सेटबैक है ये टॉक्स का। ठीक है, और इसी का रिएक्शन में ये जरा बात मैं सही है। प्रमीत जी के पास आऊं, रिजवी साहब के पास जाऊं, जरा एक फखर से किसका क्विक रिएक्शन यहाँ पर ले लेती हूँ। फखर, पाकिस्तान सिर्फ वेन्यू था, इन टॉक्स को लेकर लगातार लोग बहुत स्केप्टिकल थे। पहली बार ऐसा था कि बातचीत शुरू हो रही है, लोग होपफुल नहीं थे, लोग कह रहे थे बस ये थिएट्रिटिक्स है, एक फोटो अप है, एक वॉर फटीग है जिसको थोड़ा टाइम बाय हो रहा है, कुछ निकलेगा नहीं, और वही हुआ भी है। दरअसल इस सब के पीछे चीन था, और जिस बात को यहाँ पर अखिल भी सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, सिर्फ चीन नहीं है, इजिप्ट है, टर्की है, सऊदी अरेबिया है, और अमेरिका की अपनी बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्ट थे, तो तब जाके ये पॉसिबल हुआ है। डिड वेंस कोई ऐसा आदमी तो नहीं है, कोई काउंसलर तो है नहीं किसी गली मोहल्ले का कि वो इतना फालतू उसके पास टाइम है कि वो 25 घंटे के लिए इस्लामाबाद आए और 25 घंटे मुसलसल उनकी बातचीत चले। तो ये एक इम्पोर्टेंस थी इस चीज की, तब हुआ। बिल्कुल, नो डाउट अबाउट दैट। पाकिस्तान कोई गारंटर नहीं था इस चीज का। बिल्कुल पाकिस्तान के बैक पे मैंने आपको जो 4 कंट्रीज गिनवाए, टर्की भी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, एक बहुत बड़ी पावर है दुनिया की। चाइना नो डाउट नंबर 2 है अमेरिका के बाद, तो उसकी अहमियत है। और चाइना चाहता है, क्योंकि 90% उनका जो ऑयल है वो ईरान से लेते हैं, और उस वक्त भी लेते रहे जब पूरी दुनिया ये चीज नहीं कर रही थी। तो अगर ये चीज हो जाती तो चाइना के लिए, क्योंकि एक इम्पोर्टेंस है इस चीज की, बाकी दुनिया के लिए भी, क्योंकि अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में इटली है, जर्मनी है, फ्रांस है, स्पेन है, वो सारे कह रहे हैं कि भाई बस कर दो, ये कब तक लेके जाओगे। नेटो ने इस दफा साथ नहीं दिया डोनाल्ड ट्रंप का, हालांकि हर दफा अफगानिस्तान में दिया, इराक में दिया, लीबिया वगैरह जहां पे भी वो लोग जाते थे वो देते थे साथ। इस दफा नहीं दिया, क्योंकि उनको पता है कि भाई हम ये इजराइल की एक जंग है जो नेतन्याहू साहब दिमाग की बजाय दिल से सोचने वाली वो गेमें करते हैं। और वो कहते हैं कि मेरा दिल चाहता है कि मैं पूरे मिडिल ईस्ट को, जिसे कहते हैं, मशामेट कर दूं, मैं ईरान को खत्म कर दूं। ऐसा नहीं होता, न इजराइल को कोई खत्म कर सकते हैं, न ईरान को कोई खत्म कर सकते हैं। पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छा नहीं चाहता है फकर, पाकिस्तान का दिल उनके लिए अच्छा नहीं चाहता है। बाद में हालांकि डांट पड़ने के बाद ट्वीट डिलीट करना पड़ जाता है, लेकिन नेतन्याहू साहब जो हैं और उनके जो तमाम नुमाइंदे हैं वो कह रहे हैं कौन सी बातचीत हो रही थी। उनके एम्बेसडर थे, वो कह रहे थे कौन सी बातचीत हो रही थी, पाकिस्तान पे हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है। मतलब जो थर्ड पार्टी था उसके लिए जहर उगल रहा था पाकिस्तान, और वो जो थर्ड पार्टी है वो जहर उगल रहा था उस मुल्क के लिए जो पीस टॉक करा रहा था, एग्जीक्यूट करा रहा था। देखिए फिनाज, उनकी देखिए ये नेतन्याहू तो इंटरेस्टेड नहीं है ना पीस में कभी भी। ये अब की बात नहीं कि ये पाकिस्तान में बात हो रही है, अगर ये कहीं और भी होती तो इंटरेस्टेड नहीं थे। उसकी वजह ये नहीं है,
वो चाहते हैं कि भाई ये जंग चलती है, क्योंकि उनके अपने जो इंटरनल इश्यूज है उसको ओवरलैप करना चाहते हैं, उसके लिए सारी वो जंगें करवा रहे हैं। और अगर अमेरिका नेतन्याहू के साथ ना हो तो भाई उसकी मजाल नहीं है कि वो किसी के खिलाफ की जंग को जारी रख सके, नहीं रख सकते। अमेरिका के बगैर इजराइल एंड नेतन्याहू इज नथिंग, ये सबको पता है। वो अमेरिका के बलबूते पर ये जंगें लड़ते हैं, और अगर अमेरिका पीस टॉक करता है और वो सक्सेसफुल हो जाती है तो डेफिनेटली ये चीज खत्म होनी थी। फिर इजराइल क्या करता, किस तरीके से ईरान के साथ लड़ता, नहीं लड़ सकता। बाकी चीजें जहां तक बात है इस चीज की कि इससे पाकिस्तान को कोई बड़ा हो जाता अगर ये सक्सेसफुल हो जाती, अगर नहीं हुआ तो पाकिस्तान को कद काट छोटा हो गया। मेरे ख्याल में अगर ये टॉक जो है ये इजराइल करवा लेता ना तो तब भी मैं इतनी उसकी तारीफ करता कि हाँ भाई बहुत अच्छी बात है कि पीस आए दुनिया में। इंडिया करवाता तब भी मेरे लिए इतनी खुशी की बात थी। कोई और कंट्री ऐसा करता जिसके साथ हमारा लेन देन या आना जाना नहीं है तो तब भी मुझे अच्छा लगता कि ये चीज हो रही है। अदरवाइज कोई ऐसा मसला नहीं। वैलिड पॉइंट कि ठीक है, कोशिश तो की, चाहे कोई भी रीजन रहे, तमाम चीजें रहीं, कोशिश की, और चाहे उसके अमेरिका से चीन से नजदीकियों की बात हो, ईरान से लगता हुआ बॉर्डर हो, मुफीद जो जियोग्राफिक उसका लोकेशन हो, तमाम फैक्टर्स को आप कितना भी एनालाइज कर लीजिए, पाकिस्तान ने कम से कम ये टॉक्स इनिशिएट की, कैसे की वो आप एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन ठीक है उसका क्रेडिट फखर कह रहे हैं मिलना चाहिए, और वो किसी भी मुल्क को वो भी देते हैं और हमें भी देना चाहिए। यहाँ पर प्रमीत साहब आपसे जानना चाहूंगी, अमेरिका में अब किस तरह का रिएक्शन है? ट्रंप तो पहले कह चुके थे कि ईरान को तो बस इसीलिए छोड़ा हुआ था कि टॉक हो जाए, अब टॉक फेल हो गई है तो सिविलाइजेशन खत्म करेंगे, क्या करेंगे? अमेरिका में किस तरह की हलचल है? It is just morning has just started, but definitely ये good morning तो नहीं कहूँगा, it is the वेलकम न्यूज तो बिल्कुल नहीं है। और देखिए अमेरिका हैज गिवन ऑल इम्पोर्टेंस टू दिस नेगोशिएशन, बट द सीज फायर सिचुएशन वाज वेरी फ्रेजाइल, ये हम सब जानते हैं। तो इट्स बहुत सरप्राइज नहीं है कि देखिए कि देयर वाज अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी कि ये पहली राउंड में नेगोशिएशंस खत्म ना हो। निश्चित रूप से जो अमेरिका की स्टाइल है, प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब की स्टाइल है, ही इज नॉट गोइंग टू नेगोशिएट ऑन Iran's term, he is going to negotiate totally on his terms. उनके अब स्टाइल जो पैटर्न देखा है उसके अंतर्गत प्रेशर फिर बढ़ेगा ऑन ऑल फ्रंट्स, ऑन मिलिट्री फ्रंट्स, ऑन इकोनॉमिक फ्रंट्स प्रेशर बढ़ेगा। और उसके बाद अमेरिका अपनी टर्म्स से फिर निगोशिएशन करने की कोशिश फिर करेगा। सीज फायर तो एंड होते हुए नहीं दिखता है, एटलीस्ट टिल 22 अप्रैल जो इसकी डेट है तब तक सेकंड राउंड भी मोस्ट लाइकली डिस्कशन होगा, क्योंकि देयर इज सम प्रेशर ऑन इंटरनल अमेरिकन पॉलिटिकल साइड एज वेल, और अमेरिकन डोमेस्टिक प्रेशर भी है। जैसे सब लोगों ने कहा यहाँ अमेरिका में भी इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, गैस प्राइसेस और ऑन राइज, और उसकी वजह से एक प्रेशर रहेगा। तो सीज फायर खत्म होते नहीं दिखता है, बट सेकंड राउंड का नेगोशिएशन कुछ दिनों में फिर चालू होगा। बट अगेन इट इज गोइंग टू बी ऑन अमेरिका टर्म्स, एंड अमेरिका विल इंक्रीज द प्रेशर सिग्निफिकेंटली कि ईरान को झुकना पड़ेगा। ठीक है, ईरान को झुकना पड़ेगा, इस पर रिएक्शन लेते हैं। सईद आसिफ रिजवी साहब हमारे साथ इस वक्त ईरान से जुड़े हुए हैं। रिजवी साहब, ईरान को झुकना पड़ेगा, कल तो पहली बातचीत का मौका था, वो झुके नहीं, और जेडी वांस ने कह दिया दिस इज द बेस्ट वी कुड ऑफर यू। कब तक झुकेंगे आप, या फिर लड़ते रहेंगे, या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपके लिए भी गले की हड्डी बन गया? क्योंकि आनन फानन में मिसाइलें, वो जो माइंस थी वो तो आपने बिछा दी, अब खुद ढूंढने नहीं मिल रही हैं, खोलें तो कैसे खोलें? बहुत शुक्रिया जोड़ने का। देखिए, अगर आपसे मुराद अगर मैं हूँ इंडिविजुअल तो मैं एज ए इंडियन पैनलिस्ट हूँ, लेकिन आपकी मुराद अगर ईरान हो तो मैं ये बताऊंगा कि ईरान तो जो जंग में नहीं झुक सका, जिसपे इनको मुंह की खानी पली, जो हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये खुलवा नहीं सके, जंग से वार करके नहीं कर सके, वो अब बातचीत पे आ गए थे। बहरहाल जिसको हमारे पैनलिस्ट साहब कह रहे थे स्टाइल है, तो मैं कहूंगा इट्स नॉट स्टाइल, इट्स गुंडागर्दी, और सरफिरा आदमी जो करता है ना, वो है इनके स्टाइल, तो इट्स नॉट स्टाइल। और देखिए, पहली बात ये मैं बताऊंगा कि अमेरिका जो इस डील में आया था, इस टॉकिंग टेबल पे आया था, वो बिल्कुल गुड फेथ के साथ नहीं आया था। अमेरिका आया था डिक्टेट करने, कुछ चीज को अपनी मनवाने आया था, कि ये ऐसी डील नहीं थी। इन्होंने पहले ही कहा था कि हम टेबल पे आ रहे हैं अपने 10 पॉइंट्स पे, अपने प्रपोजल पे। अगर आप पहला ट्वीट ट्रम्प का देखेंगे तो उसमें उन्होंने कहा भी था बाकायदा, फिर बाद में उनके दूसरे मिनिस्टर साहिबा आई और वो कह दी कि उस डील को हमने कचरे में फेंक दिया है और उनके प्रपोजल को इस तरह से कर दिया है। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि ईरान जब भी मानेगा
अपनी प्रपोजल पे मानेगा, अपने पॉइंट्स पे मानेगा। और रही बात ये जो पीछे हट गए हैं और ये मजबूर हुए हैं, यानी दरवाके ईरान ने इनको मजबूर किया है टेबल टॉकिंग पे, और वो इस वजह से कि इनका कोई साथ नहीं दे रहा है। अंदरूने खाना जो है, घर पे इनके इतनी लड़ाई चल रही है, इतने अख्तिलाफात चल रहे हैं, इतने प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए। और आज ही जैसा कि मैं देख रहा था कि नेटो के बाद तो आज कनाडा ने भी कहा कि अब हम कोई अपना पैसा वैसा नहीं देंगे इनको, और क्या नाम कहते हैं, जिससे वो हमारे आर्म्स और वेपन इस तरह से खर्च करें। तो इनको जो है ना हर जगह से मुखी खानी पड़ रही है। अब बात रही इसकी कि देखिए ईरान जो है, जो ईरान को इतना बड़ा सदमा पहुंचाए, झटका लगाए, वो ये कि इनके सुप्रीम लीडर को इस तरह से ये जो है अटैक करके मार दिया गया। तो कतन ईरान इस पोजीशन पे नहीं है कि इनकी बात सुनेगा, और इनको तो पहले चाहिए था कि ये अब आए, सॉरी कहें और कहेंगे हाँ ठीक है भाई हमसे गलती हुई है और हम भरपाई के लिए तैयार हैं, जो कि ये कर नहीं रहे थे। ये आए थे डिक्टेट करने, जबकि ईरान जो है बहुत पावरफुल और बहुत स्ट्रांग तरीके से इनके सामने मुकाबले पे खड़ा हुआ है और खड़ा रहेगा। ये ईरान का हाल है। ठीक है, तो ईरान को आपने कहीं ना कहीं प्रवीण साहब आपसे इसका रिएक्शन लूं। अरविंद भाटिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको इस भी चर्चा में शामिल कर लूं। मेजर जनरल अरविंद भाटिया, आपका जो मिलिट्री एक्सपीरियंस है वो क्या कहता है? अब ये जंग आपको कहाँ जाती हुई नजर आ रही है, या फिर बातचीत ऐसी होती है, एक राउंड फेल, दूसरा राउंड फेल, कुछ तुम झुको कुछ हम झुके, थोड़ी बात आगे बढ़े, टाइम बाय करें, और फिर जाके जब थोड़ा फिजल आउट हो जाए मामला तब कुछ डील हो? थैंक यू। पहली बात तो डायलॉग का मतलब ही ये है कि दो लोग बैठ के टेबल के अक्रॉस बातचीत करें और थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दोनों दिखाएं, जिससे कोई मसला हल हो सके। इस समय जो रुख दिखाया है दोनों कंट्रीज ने, वो बहुत ही हार्डन्ड स्टैंस दिखाया है, लेकिन कोशिश दोनों तरफ से हुई है, मैं ये मानता हूं। और मेरे को लगता है कि ज्यादा कोशिश अमेरिका की तरफ से हुई है फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने की, क्योंकि उनके वाइस प्रेसिडेंट इतनी दूर आए, उन्होंने 21 घंटे बातचीत की, उन्होंने बताया कि 6 से 12 बार उन्होंने ट्रंप साहब से, उन्होंने होम सेक्रेटरी से, उन्होंने डिफेंस सेक्रेटरी से बातचीत करी कि ये प्रपोजल है, इसमें ये जवाब ईरान पे आया है। तो जेन्युइन अटेम्प्ट मेरे हिसाब से दोनों तरफ से था, और अमेरिका की तरफ से ज्यादा था। वो जेन्युइनली चाह रहे थे कि इस तरफ कोई हल निकले। पाकिस्तान का रोल बस यही था कि एक वेन्यू था, और वो रोल अब क्योंकि खत्म हो गया है, मेरे को नहीं लगता कि दोबारा पाकिस्तान एक वेन्यू बनेगा। पाकिस्तान की मुश्किलें इसलिए भी और बढ़ गई हैं क्योंकि आपने ये खबर शायद अभी चलाई नहीं, लेकिन उनके 13,000 जवान और करीब 10 से 18 जहाज, हवाई जहाज, वो सऊदी अरेबिया पहुंच गए हैं। तो उन्होंने अपनी तरफ से एक ये जो डिफेंस पैक्ट हुआ था उसमें अपनी तरफ से जो रोल अदा करना था, ग्राउंड ट्रूप्स भेजने का, वो उन्होंने भेज दिया है। तो वो एक ईरान के अगेंस्ट एक उन्होंने पोजीशन ये पुख्ता कर ली है। अब ये लड़ाई किस तरफ और चलेगी, मैं ये समझता हूं कि ये जो भी हल होगा, ये बिहाइंड द सीन्स, बिलो द रडार होगा। ये इस तरह मीडिया ग्लेयर में इस तरह की बातचीत से कोई हल नहीं निकलेगा। ये मेरे हिसाब से सीज फायर थोड़ी सी बढ़ेगी, उसको 1-2 बार और बढ़ाया जाएगा। अभी लेबनान और इजराइल के बीच बातचीत हो रही है, हिजबुल्लाह उसको नहीं होने देना चाहता, क्योंकि मेन जो उसमें जिसको पिटाई हो रही है वो हिजबुल्लाह को हो रही है। लेकिन जो दो मेन मुद्दे हैं जहां पर पेच फंसा हुआ है, और उसमें तुर्क का इक्का ईरान के पास है, वो पेच है न्यूक्लियर रेड लाइन, जिसमें इजराइल कभी नहीं मानेगा, क्योंकि वो जानता है कि अगर ईरान को हमने एनरिचमेंट करने दिया तो वो बम अब बनाएगा, और बम बना लिया तो उसको वो इम्यूनिटी मिल जाएगी जो अभी नॉर्थ कोरिया के पास है, क्योंकि कोई उसको हमला नहीं कर सकता। वो कोई कहीं भी मिसाइल मार सकता है, चाहे वो जापान में मारे, नॉर्थ कोरिया में मारे, चीन में मारे, अमेरिका तक मार दे। तो इसलिए वो इम्यूनिटी, वो न्यूक्लियर हथियार वो ईरान को नहीं देना चाहेंगे, और इसलिए वो वहां पर पेच फंसा हुआ है। जहां तक नेवल ब्लॉकेड की हिसाब है, वो ट्रंप ने तो बाकायदा कहा है कि वो नेवल ब्लॉकेड करके झुकाएंगे। तो नेवल ब्लॉकेड जो करना है उसमें वो अकेले नहीं कर पाएंगे, उसमें उनको अपने दोस्तों और एलाइज की जरूरत पड़ेगी। इसमें नेटो का साथ बहुत जरूरी होगा,
और मेरे को लगता है कि उसमें वो और भी, क्योंकि पूरा वर्ल्ड इस इकोनॉमी से की इकोनॉमी इस जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उस पर असर पड़ता है, तो वर्ल्ड के सभी लोगों को वो बोलेंगे कि अपनी नेवी आप हमको दें, उनमें उनको माइन स्वीपर्स चाहिए, उनको इस तरह के एक टीयर में नहीं होगा, 2 टीयर होंगे, आगे ड्रोन खबर रखेंगे कि कौन कौन से जहाज, नेवल जहाज आगे को निकल रहे हैं, फिर पीछे कॉर्वेट्स होंगे, उसके पीछे फ्रिगेट्स होंगी, उसके पीछे डिस्ट्रॉयर्स होंगे, और सबसे पीछे ये उनके जो क्या बोलते हैं, जो पूरा जैसे एंटरप्राइज है और लिंकन है, इस तरह के युद्धपोत होंगे। तो वो सीरीज में इस तरह का जमावड़ा होगा, और इसको करने के लिए सभी देशों को इकट्ठा आना पड़ेगा। इसके साथ साथ ग्राउंड ट्रूप्स और वो जो प्रेशर है वो बढ़ेगा। हो सकता है कि रिजीम चेंज, क्योंकि अगर मेरे को लगा कि इस बार जो स्पीकर थे ईरान की पार्लियामेंट के, उनका जो रुख था वो थोड़ा सा ज्यादा अड़ियल मेरे को लगा, तो हो सकता है कि वो उनके साथ बातचीत ना करें, या उनको हटा के किसी और लीडर के साथ, चाहे वो उनके प्रेसिडेंट हो, चाहे वो उनके फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत करें। लेकिन ये प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन एकदम से नहीं बढ़ेगा। ये जो है धीरे धीरे इस चीज फायर को थोड़ा और बढ़ाया जाएगा, और पीस को मौका दिया जाएगा, और देना भी चाहिए। चलिए, तो फिर यानी अगला वेन्यू इस्लामाबाद तो नहीं हो सकता है, सीज फायर का एक्सटेंशन होगा और बातचीत अभी और जारी रहेंगी। जहां तक नेवल ब्लॉकेट की बात है, तो ट्रंप के अकेले की बस की बात नहीं है अगर मिलिट्री डायनेमिक्स में आप समझें। लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप ने तो पिछली बार ये कह दिया था कि अपना तेल आप खुद लीजिए, मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, अपना हिसाब किताब खुद देखिए। तो फिर क्या ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इस तरह से अपनी पूरी डिप्लॉयमेंट करेंगे और क्यों करेंगे, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। प्रमीत मुखंडे साहब भी कुछ कहना चाह रहे थे हमारे ईरानी एक्सपर्ट रिजवी साहब के बयान पर। जी प्रमीत साहब। देखिए, जो ईरानी हमारे पैनलिस्ट बात कर रहे थे, आई थिंक वो ग्राउंड रियलिटीज से बहुत दूर हैं। वो आज भी इसी तरह से बात करते हैं कि युद्ध के पहले हफ्ते में जो ईरानी एक्सपर्ट बात करते थे, उसी तरह से उनकी रिएक्शन आज भी जारी है। दे आर नॉट रियलाइजिंग द ग्राउंड रियलिटीज आर कि 90% ऑफ देयर मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैज बीन न्यूट्रलाइज्ड। नेवल बेस तो उनका नेवल कैपेबिलिटीज तो ऑलमोस्ट पूर्ण रूप से 100% खत्म हो गई हैं, जिसमें 150 से ज्यादा उनके नेवल बेसिस खत्म हो गए हैं। प्रमीत और साहब, एक एक हमारे कॉमन डिफेंस सेंस वाला एक्सपर्ट ने सवाल, कहा कि एक अमेरिका कॉमन सेंस वाला मिलिट्रीली सवाल, 90% जो मुल्क आपने खत्म कर दिया, उसकी सारी मिलिट्री पावर खत्म कर दिया आपने, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच, छोड़ दीजिए, मैं आप ही की बात को सच मान रही हूँ। तो फिर भाई बातचीत किस लिए करनी है, जाके कब्जाइए मुल्क को। ट्रंप को तो ये बहुत पसंद है, स्टाइल है उनका ये। नहीं, देयर इज मिलिट्री विच इज सेंसिबल, विच इज रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि आज जब वहां पर, आज जो आईआरजीसी की जो वहां पर अभी पावर है, आईआरजीसी ने जिस तरह से वहां पर अपना एक कंट्रोल किया हुआ है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए देयर इज सम मोर स्टेप्स नीड टू बी टेकन। और पर जो अभी एक डिफेंस एक्सपर्ट ने कहा कि अमेरिका विल नीड नेवल में किसी प्रकार की और मदद लगेगी, वो उस तरह की मदद नेवल में अमेरिका इज नॉट लुकिंग फॉर दैट। जो हमारे माइन स्वीपर्स हैं और हमारे जो नेवल बेस है, नाउ दे हैव टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू गेट द माइन स्वीपर्स, टू गेट द माइंस क्लियर। ट्रंप ने कहा था कि सबको आना चाहिए, मेरे साथ आइए सब लोग, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने में मेरी मदद कीजिए। सबने मना कर दिया, तो उन्होंने कहा जाओ अपना तेल खुद देखो। मतलब डिसाइड कर लीजिए, या तो 90% खत्म हो गए, या फिर मदद चाहिए कि नहीं चाहिए। मतलब पल में तोशा पल में माशा, मतलब कैसे चलेगा देश। नो मैडम, ही इज नॉट आस्किंग फॉर मिलिट्री हेल्प। ही इज सेइंग कि आज सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट हो रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को वेपनाइज अमेरिका ने नहीं किया है, उसको ब्लैकमेल का साधन ईरान ने बनाया है, उसको वेपनाइज किया है, और उससे बाकी दुनिया इम्पैक्ट हो रही है। वहां से तेल अमेरिका नहीं आ रहा है। तो जिन देशों को तेल सप्लाई इम्पैक्ट हो रहा है, खुला था इस जंग से पहले। बट एक और मैडम इंपॉर्टेंट बात है कि उन्होंने हॉस्टिलिटी जो ईरान ने दिखाई, आप सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। आप निगोशिएशन के लिए नहीं जाते हैं उस पिक्चर के साथ कि आपके साथ 130 सीट्स के ऊपर 130 बच्चों के फोटो दिखा के लोगों को बड़ा भ्रमित करें। ये क्या है? इट शोज द इमैच्योरिटी। उस पिक्चर के साथ नहीं जाते हैं, लेकिन आप उस ट्वीट के साथ, ट्रूथ सोशल के उस बयान के साथ जाते हैं कि ईरान को टॉक के लिए छोड़ा हुआ है, नहीं तो कब का खत्म कर देता। वो अप्रोच ठीक है, that is justified because that's come from big daddy, because the military has already shown its might. अगर आप उनके घर में घुस के, आप 400 किलोमीटर अंदर जाके, जहां पर 1 करोड़ रुपए का इनाम हमारे आर्मी पर्सनल पे घोषित था, जो वहां पर जिनको रेस्क्यू किया गया, तो अमेरिकन
military has already shown his capability, courage and total control. ये टोटल कंट्रोल की निशानी होती है कि आप आपके 2 सिपाहियों को या 2 जांबाज हमारे ऑफिसर्स को वहां से सकुशल बाहर ले आए। ये पूरी दुनिया ने देखा और इस तरह के प्रेशर के बाद हमने बातचीत चालू यूरेनियम की। भी ले आइए और फिर। ये मैडम यूरेनियम ले जाइए, इट इज नॉट दैट इजी ना। यूरेनियम लाना, यू हैव टू हैव द बूट्स ऑन द ग्राउंड, सो देयर इज अ स्ट्रेटेजी बिहाइंड इट। और आप हर चीज को एक झटके से, इट्स नॉट अ स्विच कि आप हर चीज को चालू या बंद कर दे, यूरेनियम ले आइए। देयर इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड इट माइट नॉट बी देयर। यूरेनियम लाना शायद हो सकता है, दैट इज वन एरिया वेयर अमेरिका विल गिव अवे, देयर सम गिव एंड टेक विल हैपन। यूरेनियम इज वन पार्ट वेयर अमेरिका माइट से दैट यूरेनियम किसी और के कंट्रोल में जाए, पर जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज है और जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, इन दोनों के ऊपर किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा। नहीं था वॉर का। बहरहाल रिजवी साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। रिजवी साहब, पाकिस्तान ने साइड चुन ली, अब पीस टॉक कैसे कराएगा? अब तो खबरें आ रही हैं कि भाई फाइटर जेट्स भेज रहे हैं, अपने सैनिक भेज रहे हैं, जो पैसे दिए थे उनका फर्ज या कर्ज चुका रहे हैं। तो फिर अब पाकिस्तान ने तो साइड चुन ली है, सऊदी की तरफ है पाकिस्तान। प्रोफेसर दाऊदी, मुझसे कह रही हैं आप? जी जी जी। मुझे लगता है पाकिस्तान समझदारी से काम कर रहा है। पाकिस्तान समझदार जी प्रोफेसर दाऊदी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आप काफी देर से जुड़े हमारे साथ, तो आपको चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ, मुझे पहले रिजवी समझ में आया, इसीलिए मैं खामोश था। मैंने देखें जो साइड चुन लिया है ये एक एक्सपेक्टेड लाइंस पे है, क्योंकि एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, उसके हिसाब से पाकिस्तान को अगर उस एग्रीमेंट के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान को खड़ा रहना पड़ेगा सऊदी अरब के साथ। लेकिन उससे पहले जो चल रही हैं और जो पीस टॉक्स हुई जो फेल हो गई, जो पाकिस्तान के अंदर बात हुई, एक्सपेक्टेड लाइंस पे थी। 2-3 दिनों से अगर आप पूरे ट्वीट्स और सोशल मीडिया की तमाम रिपोर्ट्स भी देखेंगी तो आपको अंदाजा लगेगा कि ये तमाम चीजें होने वाली थी जो हुई है। उसके बावजूद अब देखें कि अगर एक रास्ता बंद होगा तो दूसरी तरफ से तो पाकिस्तान को अपना स्टैंड लेना पड़ेगा। लेकिन जहां तक सवाल है कि एक उम्मीद की किरण जो जागी थी, जो पीस की तरफ बात जा रही थी, बहुत से ऐसे कंट्रीज है जिसमें इजराइल भी एक है जो नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से शांति बनी रहे। उस शांति को बनाए रखने की कोशिश मैं समझता हूँ कि अभी पूरी तरह से मैं इसको खत्म नहीं समझ पा रहा। ठीक है, मैं शुरू में भी आपसे कहता था जब पूरी बातें होती रहती थी कि ये कहीं ना कहीं डीएस्केलेशन की तरफ, डायलॉग की तरफ जाएगा। भले ही बहुत सख्त कंडीशंस थे दोनों की तरफ और बात कुछ बनी नहीं, लेकिन कम से कम ये दोनों एक टेबल पे आके बैठे और वहां पे बातें हुई। ये अलग बात है कि उसका कोई ऐसा नतीजा नहीं निकला और हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ और दूसरी चीजें सामने आए। और ठीक है, अभी पहला राउंड फेल हुआ है तो इसीलिए इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। कम से कम बातचीत की टेबल पर तो आए और अब बात बनेगी, कैसे बनेगी, उसमें कितना वक्त लगेगा, थोड़े दिन के लिए ये जंग रुकेगी सही, कम से कम सीजफायर के नाम पर। लेकिन इस बीच पाकिस्तान, फखर, ठीक है, पाकिस्तान ने एक अच्छा डिप्लोमेटिक पुल करने की जो कोशिश की कि इस्लामाबाद टॉक्स अकॉर्ड वहां कराकर, लेकिन अभी पाकिस्तान फिर से कैश 2020 सिचुएशन में आता हुआ नजर आ रहा है। अगर सऊदी को आप फाइटर जेट्स भेजेंगे, अपनी सैनिक भेजेंगे पैक्ट का हवाला देते हुए, तो जिस मुल्क से आपकी सरहद लगती है ईरान, उसकी पीस टॉक्स कैसे होल्ड कराएंगे भाई? जब आप सामने वाली पार्टी को असला मुहैया करा रहे हैं, फौज मुहैया करा रहे हैं, तो उसके साथ पीस टॉक कैसे कराएंगे? और दूसरी बात, अगर ये जंग और ज्यादा एग्रीवेट होती है फखर, तो फिर अब मिसाइलें जो हैं जीसीसी कंट्रीज के अलावा पाकिस्तान की तरफ भी रुख मोड़ लेंगी। ईरान आपको क्यों बख्शेगा? देखिए फिनाज, एक तो जो इशू है कि पाकिस्तान का सितंबर 2025 में जब इजराइल ने कतर दोहा में हमास के ऑफिस पे स्ट्राइक किया था, तो उसके बाद से ये डिफेंस पैक्ट हुआ है और यकीनी तौर पर वो इजराइल के हवाले से था, क्योंकि एक डर बढ़ गया था मिडिल ईस्ट के अंदर कि भाई अगर उन्होंने कतर को कर दिया, हालांकि कतर ने बड़ा एक रोल प्ले किया हमास के हवाले से, हिजबुल्लाह के हवाले से, इन सारे इश्यूज के हवाले से कतर का बड़ा अहम रोल था। तो सऊदी अरेबिया को पता था कि ये तो हमें भी नहीं बख्शेगा नेतन्याहू, तो मतलब किसी के ऊपर भी चढ़ दौड़ सकता है। जहां तक बात है, देखिए ईरान की और सऊदी अरेबिया की, अभी 2 दिन पहले दोनों फॉरेन मिनिस्टर की आपस में टेलीफोनिक कांटेक्ट हुआ है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की अगर फौज वहां पे जाती है तो वो बस
न आओ देखेगी न ताव देखेगी और कुछ स्ट्राइक कर देगी ईरान के ऊपर, नहीं करेगी। मैं आपको शायद इसके ऊपर आपके चैनल पे बहुत सारी जगहों पे ये बात डिस्कस हुई है, आपने भी की, और नो डाउट इम्पोर्टेंट चीज है ये। लेकिन मैं आपको बिल्कुल ये जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि पाकिस्तान ईरान के खिलाफ कोई ऐसी चीज नहीं करेगा जिससे कोई मसाइल मजीद बढ़े या ये जो रीजन है ये मजीद एक बड़े जंग तो की फाइटर तरफ जेट जाए। किसी एयर शो के लिए थोड़ी गए होंगे सर? नो फौज बिल्कुल है वहाँ किसी पर। एक्सरसाइज के लिए थोड़ी गई है, रक्षा करने के लिए No, no, गई है। फिलहाल- सऊदी को फिलहाल खतरा किससे है? ईरान की मिसाइलों से। तो फिर रिटेलिएट देखिए, किस पे मेरी करेगी बात आपकी सुने। फौज? ईरान के ऊपर। मैं बताता हूँ ना, हाँ मैं बताता हूँ। अगर ये वाली बात है तो अमेरिका तो वहां पे गल्फ वॉर से है 1990 से, और अभी 2026 तक बिलियन ऑफ डॉलर्स एनुअली वो पैसा सऊदी अरब का जाता है अमेरिका के वेपन खरीदारी में। क्यों नहीं रोक पाए उनकी मिसाइल स्ट्राइक को? इतने बड़े बड़े सिस्टम्स लगाए हुए, पेट्रियट जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। तो ये क्वेश्चन तो अमेरिका से करने की जरूरत है। पाकिस्तान का तो डिफेंस पैक्ट है, अगर कोई ऐसी चीज होती है तो बिल्कुल पाकिस्तान की फोर्सेस वहां पर डिप्लॉयड है। लेकिन फकत तो ईरान वही के तो खिलाफ पूछ रहा हूं आपसे कि बिल्कुल चलिए बता रहा आपने हूं। डिफेंस पैक्ट किया, ईरान के आपको उसकी खिलाफ- रिस्पेक्ट करनी है और आपने फोर्स डिप्लॉय कर दी। जी बिल्कुल। अब ईरान की जी, बिल्कुल। मिसाइल जीसीसी कंट्रीज की तरफ आ रही है, तो पाकिस्तान की तरफ से क्यों नहीं आएंगी अगर ये युद्ध और ज्यादा एग्रीवेट होगा? भाई वो तो आपको दुश्मन की तरफ ही मान के चलेगा ना, क्योंकि आप दुश्मन के साथ ही खड़े हैं उसके। सुने नहीं, सऊदी अरेबिया इज नॉट अ दुश्मन ऑफ ईरान, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बता दूं कि अगर वहां पे स्ट्राइक्स हुई हैं तो मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो यूएस की थी, और ठीक है। ईरान ने इस जंग से पहले कहा था कि हम स्ट्राइक करेंगे वहां पर मिडिल ईस्ट में। लास्ट ईयर भी उन्होंने ये बात की थी और इस दफा उन्होंने ये चीज करके दिखाई है। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि उनकी जंग जो है दाऊदी साहब, पैसा सऊदी- दिया है सऊदी ने पाकिस्तान को सिर्फ मोरल सपोर्ट के लिए, जहाज लाके खड़े कर दिए, फौज लाके खड़ी कर दी, हथियार चलाएंगे नहीं ईरान के खिलाफ, खड़े कर दिए, पैसे लिए भेजेंगे भाई। नहीं देखें, इसमें देखें, एक चीज मैं बताऊं कि सऊदी अरब के ऊपर अभी जैसे फखर भाई भी कह रहे हैं कि वहां पे यूएस के इंस्टॉलेशंस पे या उस तरह से अटैक्स हुए हैं, वो बात बिल्कुल कहीं ना कहीं मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। वो इसलिए कि यहाँ पे बहुत सी दूसरी जगहों पे भी अटैक्स हुई हैं और पूरे गल्फ कंट्रीज में हुई हैं, और कहीं ना कहीं उससे ये देखा गया है कि जो रिश्ता ईरान का सऊदी अरब के साथ बहुत अच्छा बनता जा रहा था बीजिंग डिक्लेरेशन के बाद से, उस पर बहुत बड़ा एक सवालिया निशान हुआ, और उसको देखते हुए इधर से पूरा निभाया गया। उसको ये हुआ कि हम किसी भी तरीके से अपने किसी एयर बेसेस को इस्तेमाल होने नहीं देंगे, लेकिन अगर ये पीस टॉक बात आगे नहीं रुकती है, कल को कोई और मसला आता है, तो हर कंट्री अपने अपने प्रोटेक्शन, अपने अपने सेफ्टी और इस रीजनल एस्केलेशन नहीं हो उससे बचने के लिए अपनी हिफाजत करता है। उस हिफाजत के लिए सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया है। उसके हिसाब से अगर वो यहाँ पे भेजती है अपनी फौजें और ऐसी कोई सिचुएशन आती है, जो मैं दुआ करता हूँ कि नहीं आए, अगर वो आती है तो हर हालत में इनको एक अपना स्टैंड लेना पड़ेगा। जब वो अपना स्टैंड लेंगे उस वक्त ये समझ में आएगा कि ये किस तरफ जा रहा है। अभी तक तो यही लग रहा है कि कैसे भी ये चीज इस तरीके से किया जाए कि वो नौबत नहीं आए और कैसे भी शांति की तरफ बात चल ली जाए, और जाना भी चाहिए। इसी से दुनिया की भलाई है। चलिए, शांति तो सब चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि शांति आएगी तो कैसे आएगी? फिलहाल पीस टॉक्स फेल हो चुकी हैं और यहाँ पर ट्रंप जिस तरह के मिजाज मिलक रहे हैं, तो वो क्या और ज्यादा इस जंग को एग्रेसिव बनाएंगे? दुनिया के अलग अलग मुल्कों का क्या स्टैंड होगा? लगातार इस पर वेट एंड वॉच की सिचुएशन बनी रहेगी। आप सभी लोग इस चर्चा में ईरान से, सऊदी से, अमेरिका से, चीन से, पाकिस्तान से शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।